नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका K1 स्टडी चैनल में। आज की वीडियो के साथ आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला जो क्वेश्चन है उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस में है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कोनपुर गढ़ कहाँ स्थित है। बताना है चमोली में है, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या फिर टिहरी में। तो इसका जो राइट आंसर है कोनपुर गढ़ कहाँ पे स्थित है, कोनपुर गढ़ स्थित है चमोली में। तो चमोली में एक और गढ़ है, कौन सा गढ़ है, चांदपुर गढ़। चांदपुर गढ़ भी जो है चमोली में है और ये जो कोनपुर गढ़ है ये भी चांदपुर गढ़ के पास में है, के आसपास के क्षेत्र में ही स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चमोली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हटवाल घोड़ा शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए। बताना है उत्तरकाशी से, अल्मोड़ा से, पौड़ी से या फिर नैनीताल से। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हटवाल घोड़ा शैलचित्र जो मिले हैं वो मिले हैं अल्मोड़ा से। राइट आंसर अल्मोड़ा। जहांगीरनामा में ज्योतिक राय कवि का उल्लेख मिलता है, वे हैं भरत कवि, रतन कवि, मातीराम या फिर रामचंद्र। राइट आंसर बनेगा भरत कवि। जो जहांगीरनामा में ज्योतिक राय कवि, जो ज्योतिक राय कवि है वो ही भरत कवि है। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा भरत कवि। नेक्स्ट, किस परमार वंश शासक के दरबार में 9 रत्न थे। फतेहपति शाह के, पृथ्वीपति शाह के, प्रदीप शाह के या फिर ललित शाह के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फतेहपति शाह। तो परमार वंश के शासक के दरबार में 9 रत्न थे। इस फतेह शाह के जो दरबार में कितने रत्न थे, 9 रत्न थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सिख गुरु राम राय को 3 गांव किस परमार शासक ने दान में दिए। फतेहपति शाह, प्रदीप शाह, ललित शाह या प्रद्युम्न शाह। किसने दिए थे 3 गांव। परमार शासक था, कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए, फतेहपति शाह। ठीक है, फतेहपति शाह ने 3 गांव जो है गुरु राम राय को दिए थे। और साथ साथ जो है उसके एक पौत्र था, कौन था, प्रदीप शाह। उसने कितने गांव दिए थे, उसने 4 गांव दिए थे। तो इनमें से जो फतेहपति शाह ने जो 3 गांव दिए थे वो 3 गांव के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि वो 3 गांव कौन कौन से थे। 3 गांव जो फतेहपति शाह ने दिए थे वो कौन कौन से थे, वो कौन से थे। एक था खुड़बुड़ा, ठीक है, दूसरा कौन सा था, राजपुर, राजपुर भी था। और तीसरा कौन सा था, तीसरा था चामा सारी। तो कभी कभी ऐसे गांव भी पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से फतेह शाह के द्वारा गुरु राम राय को जो 3 गांव दिए थे उनमें से कौन एक गांव नहीं है। इस तरीके से 3 गांव दिए होंगे, 4 गांव दिए होंगे, उनमें से एक गांव नहीं होगा, इस तरीके से। और साथ साथ उसके जो पौत्र जो प्रदीप शाह है उसने 4 गांव दिए थे, वो भी याद होने चाहिए। और 4 गांव कौन कौन से थे जो प्रदीप शाह ने दिए हुए थे गुरु राम राय को। वो थे छायावाला, भूजनवाला, पंडित वारी और घाट वाला। वो गुरुद्वारा को दान में दिए थे प्रदीप शाह ने भी। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर बनेगा वो फतेहपति शाह बनेगा। और जो 3 गांव दान में दिए थे वो खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारे दिए थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, टिहरी का प्रथम राजा कौन था। मानवेंद्र शाह, प्रताप शाह, सुदर्शन शाह या भवानी शाह है। वो जो सही बनेगा वो है भवानी शाह। ये ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो है भवानी शाह। तो कौन सा है, बताना है कि इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सा है। टिहरी का प्रथम राजा कौन था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह जो थे टिहरी के प्रथम राजा थे। क्योंकि सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी में अपनी राजधानी बनाई हुई थी, ये भी याद रखना है। तो पहले राजा कौन है, सुदर्शन शाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? फिर वही है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। भवानी साहा, प्रताप साहा, नरेंद्र साहा या फिर सुदर्शन साहा। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रताप साहा। जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी टिहरी में, वो की थी प्रताप साहा ने। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत के स्वतंत्र होते समय टिहरी का राजा कौन था? नरेंद्र साहा, कीर्ति साहा, मानवेंद्र साहा या भवानी साहा? कौन सा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 8 का? तो जो भारत के स्वतंत्र होते समय यानी 1947 की बात कर रहा है, 1947 के समय आसपास में जो टिहरी का राजा था वो कौन था? वो था ऑप्शन नंबर सी, मानवेंद्र साहा था। ठीक है ना? तो मानवेंद्र साहा जो था वो 1947 के आसपास जो है टिहरी का राजा था। 1 अगस्त 1949 ईस्वी को, ये भी याद करना है कि 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ था? 1 अगस्त 1949 को विलय पत्र पे उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और टिहरी रियासत जो है भारतीय संघ का फिर हिस्सा बन गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, पालीग्राम का युद्ध हुआ कब हुआ? 1785, 1786, 1787 या 1788 में? तो पालीग्राम का जो युद्ध हुआ था, इम्पोर्टेंट है, कब हुआ था? वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1786 ईस्वी में पालीग्राम का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था ये भी मालूम होना चाहिए। 1786 ईस्वी में पालीग्राम का युद्ध हुआ था और किस किस के बीच हुआ था? इसमें एक था हर्षदेव जोशी था और दूसरा कौन था? हर्षदेव जोशी था। एक उसने क्या थी, सशक्त सेना तैयार की थी और 1786 ईस्वी में के युद्ध में किसको हराया था? किस आदमी को हराया था? वो हराया था उसने मोहन चंद्र को हराया था। ठीक है, हर्षदेव जोशी ने मोहन चंद्र को हराया था। तो दो आदमी थे पालीग्राम के युद्ध में 1786 ईस्वी में, हर्षदेव जोशी और मोहन चंद्र के बीच में हुआ। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1786। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, संगोली की संधि कब हुई? संगोली की संधि जो है कब हुई? 1814, 1815, 16 या 1817? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1816। संगोली की संधि कब हुई? 1816 में। ठीक है, 1816, 4 मार्च 1816 को क्या किया था? ये भी याद रखना। 4 मार्च 1816 को जो है नेपाल सरकार ने जो है, ठीक है ना, 1816, 4 मार्च 1816 को जो है संगोली की संधि को स्वीकार किया था, नेपाल सरकार ने किया था। तो संगोली की संधि 1816 राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना कब की? 1875, 77, 78 या फिर 80 में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रतापनगर की जो स्थापना की थी वो प्रताप शाह ने कब की थी? 1877 को की हुई थी। ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक बताना है, किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, ह्वेनसांग को, हेनवुड को या रॉबर्ट ब्रुस फूट को? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यशोधन मठपाल का संबंध इनमें से है? मोर ध्वज में उत्खनन के कार्य से जुड़े हुए थे, महास्म संस्कृति से जुड़े थे, मृद भांड की खोज से या रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों से जुड़े हुए थे? तो जो यशोधर मठपाल जो हैं जुड़े हुए हैं राम गंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों से, तो ये जो है इसका राइट आंसर बनेगा। और भी मोर ध्वज में उत्खनन कार्य से कौन जुड़े हुए थे? अगर आ गया मोर ध्वज में उत्खनन के कार्य से जो जुड़े हुए थे वो कौन जुड़े हुए थे? वो जुड़े हुए थे मरखम। ये भी पता होना चाहिए, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ये तो मरखम जुड़े हुए थे। और महास्म संस्कृति से कौन जुड़े हुए थे? महास्म संस्कृति की आकृति की खोज, महास्म संस्कृति की जो आकृति की खोज की थी वो किसने की थी? ये भी मालूम होना चाहिए, ये की थी रिबेट। इसका नाम क्या है?
रिबेट, रिबेट कॉर्नॉक, तो ये भी मालूम होना चाहिए, वो है आपका रिबेट कॉर्नॉक, ठीक है ना, वो रिबेट कॉर्नॉक था। और मृद भांडे की खोज किसने की थी? मृद भांडे की खोज जो की थी, ये भी मालूम होना चाहिए, ये की थी आपकी यज्ञदत्त ने, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो है यशोधर मठपाल का जो संबंध है वो किससे था? रामगंगा घाटी के पाषाणकालीन अवशेषों से था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और भी कई तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये भी मालूम होना चाहिए ये भी किसने की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, झटेला प्रथा का संबंध है किस चीज़ से? शौका, गोरखा, चंद से या खस जाति से? तो झटेला प्रथा है ये, झटेला प्रथा, तो इसका संबंध किस चीज़ से है? तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, खस प्रजाति से झटेला प्रथा का संबंध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, स्कंद पुराण में कितने हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है? 3, 4, 5 या फिर 2? तो राइट आंसर जो होगा इसका वो बनेगा 5 खंड, ऑप्शन नंबर सी। स्कंद पुराण में हिमालय खंडों का जो वर्णन मिलता है, 5 खंडों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से हैं पता है? नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर और फिर जालंधर। 5 खंड हैं, कौन कौन से? नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर आएगा और जालंधर। तो 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 16, कुमाऊं शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? कुमाऊं शब्द मतलब किसने उसका प्रयोग किया था? विक्रमचंद्र ने, रुद्रचंद्र ने, एटकिंसन ने या डॉक्टर अशोक कुमार ने? तो राइट आंसर बनेगा विक्रमचंद्र ने। देखो विक्रमचंद्र के द्वारा एक चीज था, विक्रमचंद्र के द्वारा क्या था? एक देसठ देव, ये देसठ देव जो था वो एक ताम्रपत्र था, उसमें किया था उसने, ठीक है। देसठ देव जो है ताम्रपत्र है, ये ताम्रपत्र, ठीक है ना, ये था देसठ देव ताम्रपत्र जो विक्रमचंद्र के द्वारा था, उसमें जो है कुमाऊं शब्द का प्रयोग किया था। और जिसमें बालेश्वर मंदिर भूदान का उल्लेख भी मिलता है, यानी इसमें जो है बालेश्वर मंदिर भूदान का उल्लेख भी मिलता है, तो इसमें जो है कुमाऊं शब्द का प्रयोग उसने किया था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो है विक्रमचंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कालसी शिलालेख किस भाषा में रचित है? पाली, प्राकृत, ब्राह्मी या फिर खरोष्टी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा में। तो कालसी जो शिलालेख है वो प्राकृत भाषा में रचित है, प्राकृत भाषा में रचित है। और क्या है? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि में, उसकी जो लिपि है वो कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। तो कह सकते हैं कालसी जो शिलालेख है वो किस भाषा में है, कह रहा है, तो प्राकृत भाषा में। और लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। और पाली भाषा उस समय की जनमानस की जो भाषा थी, आमतौर पर जो भाषा का यूज़ करते थे वो जन भाषा थी पाली। लेकिन कालसी जो शिलालेख लिखा है वो भाषा प्राकृत भाषा है और लिपि ब्राह्मी लिपि है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, चंद वंश के किस शासक ने व्यक्ति कर या पोल टैक्स लगाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्ति कर या फिर पोल टैक्स लगाने वाला कौन सा चंद वंश का शासक था? लक्ष्मी चंद, बाज बहादुर चंद, ज्ञानचंद या कल्याण चंद? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो लगाया था बाज बहादुर चंद्र ने लगाया था। क्या लगाया था? व्यक्ति कर या पोल टैक्स लगाने वाला जो चंद वंश का शासक था बाज बहादुर चंद्र था, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बाज बहादुर चंद। नेक्स्ट, मुंगलगढ़ी किला कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत या फिर पिथौरागढ़ में? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मुंगलगढ़ी किला कहाँ पर स्थित है? तो मुंगलगढ़ी गढ़ी जो किला है वो है चंपावत में। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चंपावत में। मुंगलगढ़ी किला कहाँ पर है? चंपावत में। 20, निम्नलिखित में से महंत योगेंद्र पुरी द्वारा रचित रचना का नाम है? गढ़वीर महाकाव्य, कीर्ति विलास, गढ़ राजवंश या फूलकंडी? तो ये है महंत योगेंद्र पुरी, इन्होंने एक रचना लिखी है, उस रचना का नाम बताना है। तो कौन सी है? महंत योगेंद्र पुरी द्वारा रचित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फूलकंडी।
ये परमार वंश से संबंधित जो रचनाएं थी उन सारों में ये जो चीज़ें हैं उनमें से महंत योगेंद्र था जिसकी जो रचना थी फूलकंडी थी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।